फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल साइंस के प्रश्न। किसको देखेंगे भैया? जो स्पेशल साइंस जो आगामी एग्ज़ामों के लिए और जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में उनके लिए जो महत्वपूर्ण साइंस हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए भी साइंस के प्रश्न हैं उनको तथा उनको ध्यान में रखते हुए आगामी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी पुनः आप देख रहे हैं। अभी लोग बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख प्लस ही आने वाली है, ठीक है ना। तो उन जितने भी साइंस के प्रश्न में आते हैं उन सभी के दृष्टिकोण से आज हम लोग सुपर 20 जो है साइंस के प्रश्न लाए हैं। इसमें पूरा टोटल साइंस के प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए आज हम इस साइंस की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। कितनी बार ये पेपर में पूछा गया और कितना ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको जानते होंगे। आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, घेघा रोग। क्या हो जाता है? घेघा रोग। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, मनुष्य में जो रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, देखिए कभी गले में कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं नमक को और पानी को लीजिए, उससे क्या करिए, मुंह में उसको गर्मा के पीजिए, या मुंह में वो कहते हैं कुछ देर तक लिए रहिए, फिर उसको क्या करिए, पलटी करिए। ठीक है, तो ये आप जानते हैं किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। ठीक है, आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो नमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नमक में। ठीक है, आयोडीन में नमक में जितनी आयोडीन रहती है वो नमक उतना ही क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है, जिसे आप कहते हैं पीपीटी। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से उसमें क्या किया जाता है? नमक, आयोडीन को मिलाया जाता है नमक में। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कह रहा है डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलाने वाला विषाणु का नाम बताइए। बताइए, डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलाने वाला विषाणु का नाम बताइए। विषाणु मतलब क्या होता है? वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। तो उस वायरस का नाम आप मुझे बताइएगा जो डेंगू ज्वर फैलाता है। HI वायरस कौन है? HI वायरस है। ठीक है, एडीजी इजिप्ट वायरस है, या बेसिलस इंथेसिस है, या फिर लेप्टोस्पाइरा है। तो बताइए कौन सा है प्यारे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडीज। क्या नाम है इसका भैया? एडीजी इजिप्टी। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर है। ये क्या करता है? डेंगू ज्वर फैलाता है। कौन सा ज्वर फैलाता है? डेंगू ज्वर का संक्रमण फैलाने वाला विषाणु है। ये विषाणु का क्या है? वायरस का नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है? एडीजी इजिप्टी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? क्षय रोग आप जानते हैं, इसे आप टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। तो राष्ट्रीय जो क्षय रोग या नियंत्रण जो रोग है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, 1968, 1962, 1958, 1953। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी मतलब 1962। वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि टीबी जो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, टीबी को कैसे रोका जाएगा, इस नियंत्रण का जो कार्यक्रम है कब चलाया गया? 1962 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1962 में चलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है पोलियो रोग फैलता है, जो पोलियो होता है ना वो कैसे फैलता है, ये पूछा गया। तो बताइए पोलियो रोग कैसे फैलता है? विषाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है, या कवक से फैलता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पोलियो होता है वो किससे फैलता है भैया? बताइए क्या है ये? वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है या फिर फंगस है? तो बताइए क्या होता है ये प्यारे भाई? किससे फैलता है ये होता है वायरस से होता है, अर्थात विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी, इसको आप मुझे बताइए, उसका राइट आंसर बताइए। कह रहा है 2 अक्टूबर 1990 को की गई, 2 अक्टूबर 1994 की गई, 2 अक्टूबर 1998 या फिर 2 अक्टूबर 1995 को की गई। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर, तो भाई देखिए दो तो सेम है सब में, अक्टूबर मंथ भी सेम है, तो अब आपको सही नहीं बताना है। तो बताइए 94 या 95 दोनों में से एक होगा, बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वे फॉर भगत सिंह इसका राइट आंसर, अर्थात
पल्स पोलियो जो अभियान शुरू किया गया था प्यारे भाई, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1994 को हुई थी। ठीक है, इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बस आपके सामने कह रहा है बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मतलब जो बीसीजी का जो टीका रखता है वो निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीसीजी का फुल फॉर्म आप बताइए मुझे, किसका? बीसीजी, सब जानते होंगे इसको। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बीसीजी, बोलो भैया। बेल्सस कालमट्टे गुरीन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, बेल्सस कालमट्टे गुरीन। ये जो टीका का प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है। चेन्नई में है, नई दिल्ली में है, जबलपुर या फिर हैदराबाद में है? तो बताइए प्यारे भाई ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 का ए अर्थात चेन्नई में है। ए फॉर आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, कहाँ है ये टीका का प्रयोगशाला? ये चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न शुरू बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको देखिए, पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई? बताइए। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने क्या किया है? जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की है वो कब की गई थी, वही आपको बताना है। 1985, 1992, 1995, 1997। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब क्या हो जाएगा? 1992। 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भैया, ये नियंत्रण संगठन की स्थापना है, ये है 92। ऑप्शन नंबर बी वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। कह रहा राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना का प्रारंभ कब हुआ? बताइए। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना का जो प्रारंभ है वो कब हुआ है आपको बताना है। कह रहा है कि 15 अप्रैल को हुआ। कितने अप्रैल को? 15 अप्रैल को हुआ। 15 अप्रैल 1995। भैया मतलब 15 1995 या फिर अप्रैल 15 मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा डेट लगभग ऐसे ही है, तो फिलहाल आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अप्रैल 1995, अप्रैल 1992, अप्रैल 1998 और अप्रैल 2002। तो बताइएगा कि कब शुरुआत हुई इसकी प्यारे भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। ये वाला प्रश्न भी इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने कराया था। अगर जो लोग भाई लोग नहीं देखेंगे पिछला वीडियो, आप जाइएगा चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस चैनल, इसको सर्च कीजिए यूट्यूब पर। उसके बाद देखिए उसमें जो वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है, उसमें सभी आपके क्या होंगे? सभी वीडियो वहाँ पड़े हुए हैं, आप उसको पूरा डिटेल में देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे भाई। ठीक है, क्या तो मैंने वन लाइनर का हम लोगों ने जो ज़्यादा प्रश्न वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? मतलब कि इसका कहने का ये अर्थ है कि इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो मनुष्य के क्या है? उपयोगी होता है। जल, लोहा, वसा या फिर सभी? तो आप बताइए। क्या जल नहीं रहेगा तो आप रह लेंगे? बताइए। नहीं। लोहा मतलब आयरन नहीं रहेगा, तब क्या होगा? ब्लड जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड हमारे अंदर है, जो इतना होना चाहिए वो मात्रा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और फैट नहीं रहेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। अर्थात हमको क्या चाहिए? ये सभी चाहिए, ये सभी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कह संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है? बताइए। स्वास्थ्य, पर्यावरण, उम्र या क्रियाशीलता या फिर जलवायु? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर संतुलित आहार की बात की जाए तो पर्यावरण का संतुलित आहार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वास्थ्य पे तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उम्र पे भी पड़ेगा, जलवायु पर भी पड़ेगा। कैसी जलवायु है? तो पर्यावरण पे संतुलित आहार को प्रभावित, जो पर्यावरण संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी वे फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि भारत में बाल मृत्यु दर अधिक होने का क्या कारण है? आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? बाल मृत्यु दर, मतलब बालक की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बालक की मृत्यु दर का क्या कारण है? अशिक्षा है,
चिकित्सा का अभाव है, कुपोषण है या उपयुक्त में से सभी हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए बाद में अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, ठीक है ना, इसलिए भी बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जा रही है। चिकित्सा का अभाव हो जाता है, लोग ले नहीं जा पाते हैं और इसलिए बच्चा मर जाता है। कुपोषण, बच्चे को सही से विटामिन प्रोटीन जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है, बच्चे का शरीर क्या कुपोषण में आ जाता है और बच्चा क्या हो जाता है? निपट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी भैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए, देखते हैं इस प्रश्न को। ये क्या कह रहा है प्रश्न? ये प्रश्न आपके सामने, इसको देखिए। कह रहा है कि भोर कमेटी ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी? बताइए। भोर कमेटी, ठीक है ना, कमेटी नहीं होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कमेटी। क्या होना चाहिए प्यारे भाई? कमेटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये कमेटी है, क्या है? कमेटी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इसको आप याद रखिएगा, कमेटी है। क्या है ये? कमेटी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, कमेटी, इस बात को आप याद रखिएगा। अर्थात भोर कमेटी ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की थी, मतलब कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तो उस पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। इसको किसने किया था? भोर कमेटी ने। कौन सी कमेटी? भोर कमेटी ने किया था या भोर समिति ने किया था? इसको आप बताइए। ऑप्शन है 5000, 10,000, 20,000, 30,000 पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का राइट आंसर हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कुल मिला, अगर मैं कहना चाहूँ प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा कि अगर 30,000 जनसंख्या रहेगी तो उसके ऊपर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसको देखिए, इसका जवाब दीजिए। करा स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं, मतलब कि ऐसे कौन सा स्तनधारी है जो क्या करता है? अंडा देता है। बताइए। स्तनधारी भी है और क्या करता है? अंडा भी देता है। ठीक है, और आप जानते हैं ऐसे जितने भी प्राणी हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सब क्या करते हैं? वो सब बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे को जन्म देता है? बताइए। कांटेदार, चींटीखोर, चमगादड़, व्हेल या फिर गिरहरी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मतलब 13 है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? देखिए, स्तनधारी जो अंडे देता है, स्तनधारी की बात कर रहा है। वैसे अगर पक्षी पूछा जाए तो आप चमगादड़ कहेंगे, ये भी स्तनधारी होता है। जीव पूछा जाए, जलीय जीव, तो नीली व्हेल होता है। ठीक है, लेकिन स्तनधारियों में से अंडे देने वाला कौन होता है? तो इसका राइट आंसर प्यारे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांटेदार चींटीखोर जो होता है वो क्या होता है? स्तनधारियों में से ऐसा है जो क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, और पूछे कौन सा पक्षी है जो क्या करता है? स्तनधारी होता है, तो चमगादड़। कौन सा जलीय जीव है? तो नीली व्हेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि तरल संयोजी ऊतक, कौन सा? तरल संयोजी ऊतक, ठीक है भैया, है। क्या है तरल संयोजी ऊतक? बताइए। रुधिर है, जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है या फिर धूसर द्रव्य है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं जो क्या होते हैं? रक्त होते हैं, ठीक है ना, वो तरल संयोजी होते हैं। क्या होते हैं? तरल संयोजी होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर, रक्त मतलब रुधिर, रक्त मतलब रुधिर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात तरल संयोजी ऊतक क्या होता है? रक्त होता है। क्या होता है? रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आजाद जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कान एक संवेदी अंग है, आप सब जानते होंगे। कान एक क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, कुल 5 होते हैं, याद रखिएगा। कान एक संवेदी अंग है, इसका कार्य है ग्रहण करना। किस चीज़ को ग्रहण करना? बताइए। कान एक संवेदी अंग है, इसका कार्य है किस चीज़ को ग्रहण करना? भोजन का स्वाद, स्पर्श का ज्ञान, ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। देखिए यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप ध्यान से सबको देखिए, सुनिए, समझिए, इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए कान जो होता है सुनने के साथ साथ शरीर के संतुलन को भी क्या करता है? बनाए रखता है।
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई। अगर पूछे भोजन का स्वाद तो जीभ करवाती है, स्पर्श का ज्ञान तो कान कराता है, ठीक है ना। ध्वनि तरंगों का ज्ञान तो आप जानते हैं ध्वनि तरंगों का ज्ञान भी हमारा यही कराती है, कौन? कान कराता है। उसके साथ साथ शरीर के संतुलन को भी क्या करता है? बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चयन निष्पक्ष की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग 16 की तरफ बढ़ेंगे। करा वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह है कौन सा लवक? हरित लवक पाया जाता है, उसका क्या नाम है? आप मुझे बताइए। करा विषाणु है, अमीबा है, युगलिना है या फिर जीवाणु है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? युगलिना। कौन है? युगलिना। ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद है। ठीक है प्यारे भाई, क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। चलें, सजीव निर्जीव के बीच कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? युगलिना को कहा जाता है। ये दोनों बात आप याद रखेंगे, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोसा में सभी तत्व किस रूप में पाए जाते हैं? तो बताइए, जो कोसा होता है उसमें जो तत्व होते हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, या आयन के रूप में, या यौगिक के रूप में। पहली बात तो ये कोसा नहीं, कोष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोष। और कोष में ये वाला कोष नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोष में बड़ा सा होता है। क्या होता है? बड़ा सा होता है। ठीक है, कोष में क्या होता है? बड़ा सा होता है, ये है। ठीक है, जो कोष में जो सभी तत्व होते हैं किस रूप में पाए जाते हैं? अणु के। किस रूप में? अणु के रूप में पाए जाते हैं। और ये अणु भी ऐसे नहीं होगा फिलहाल, चलिए ऐसे अणु के रूप में पाए जाते हैं, परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, या फिर आयन के रूप में पाए जाते हैं, या फिर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? तो बताइए कोष में किस रूप में पाए जाते हैं? 17 का आपके सामने ऑप्शन है। आप जानते हैं सभी तत्व किस रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर मिस्टर डी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आइए और जवाब दीजिए। कह रहा है आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए। अमाशय कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, या फिर ग्रहणी कहते हैं, या ग्रासनली कहते हैं? बताइए। आहार नाल के जिस भाग से जठर ग्रंथियां या जिस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। जहाँ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन सी जठर ग्रंथियां? तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं प्यारे भाई? बताइए मुझे। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं कि आंत में पाई जाती हैं? बताइए। दो जगह से एक जगह तो पाई ही जाती होंगी, ठीक है। तो बताइए कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं बड़ी आंत में, सॉरी, वो पाई जाती हैं आपके अमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो जाएगा? आज़ादी। ठीक है, आहार नाल के जिस भाग से जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा है कि किस में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? किस में रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए आप लोग मुझे, बताइए भैया, किस में पाई जाती हैं रीढ़ की हड्डियां? जोक में, सर्प में, केचुआ में, या फिर सेंटीपीड में पाई जाती है? तो आप जानते हैं जो हमारे यहाँ एक इस मतलब कि सर्प के आकार में होता है, सर्प मतलब जैसे रेक्टाइल में होता है, उसमें कौन होता है? सर्प होता है। उसमें आप देखेंगे रीढ़ में हड्डियां पाई जाती हैं। तो रीढ़ की हड्डियाँ किस में पाई जाती हैं? सर्प पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर वी फॉर क्या हो जाएगा? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केचुआ आप जानते हैं इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है, ठीक है भैया। और जोक इसमें भी हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का या फिर इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिए। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी कभी पानी के अंदर थी? मतलब किसने ये बताया था कि पृथ्वी क्या थी? पानी के अंदर थी। और सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? डार्विन है, क्यूवियर है, सूरज है, या फिर डी ब्रिज है? बताइए आप मुझे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी फॉर भगत सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्यूविनर साहब ने, क्या नाम है इनका? क्यूवियर साहब ने क्या बताया था कि जो क्या है, जो पृथ्वी है वो पहले क्या थी? जल के अंदर थी।
तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है भैया, तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है प्यारे भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये स्पेशल साइंस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और तब तक आपके पेट का एग्ज़ाम होते होते हम आपको बहुत सारे साइंस के प्रश्न से देंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि सूचनाएं आपको पहुंचती रहें। ठीक है प्यारे भाई, और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए ठीक है हमारे चैनल शहीद आजम भगत सिंह को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है प्यारे भाई, तो चलिए इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।